बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हमारी 10th क्लास की केमिस्ट्री का आज हम इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो है लॉ ऑफ मैथ सेक्शन का एक पार्ट। ठीक है, हमने लास्ट टाइम जो लॉ ऑफ मैथ सेक्शन किया उसमें हमने उसको डिफ़ाइन किया। डिफ़ाइन करने के बाद हमने एक रिएक्शन की मदद से, जो रिएक्शन था A+B, ठीक है, एरोहेड C+D, इसकी मदद से हमने एट द लास्ट उसकी KC मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यूज़ को, एक्सप्रेशन को हमने अखज़ किया, उसको ड्राइव किया। ठीक है, आज हम एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन जो है वो बैलेंस फॉर्म में है, अगर उस इक्वेशन के साथ कोएफिशिएंट मौजूद है, कोएफिशिएंट कहते हैं वो जो है वो काउंटिंग की वो वैल्यूज़ जो किसी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए लिखी जाती हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अगर मेरे पास यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एक मेरे पास आयोडीन है, तो इन दोनों के मिलने से बनता था हाइड्रोजन आयोडाइड। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आप इस रिएक्शन को गौर से देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन की जो मिकदार है वो 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे आयोडीन 2 है और यहाँ पर आयोडीन 1 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को बराबर करने के लिए हम इसके साथ 2 कोएफिशिएंट लगा देते हैं कि ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 ही हाइड्रोजन है और अब 2 ही आयोडीन है। अगर कोई रिएक्शन हमारे पास इस तरह के कोएफिशिएंट वाला रिएक्शन आ जाए जिसके साथ कोएफिशिएंट लगा हो, तो उसको हम किस तरह से डिस्कस करेंगे, उसके लिए केसी की वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे। स्टूडेंट्स, आओ इस टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। मेरे पास एक रिएक्शन है, 2 रिएक्टेंट्स हैं A और B, उनके जो कोएफिशिएंट है, कैपिटल A का जो कोएफिशिएंट वो स्मॉल a है और कैपिटल B का जो कोएफिशिएंट है वो स्मॉल b है। उसके अलावा इसी तरह C का जो कोएफिशिएंट है वो स्मॉल d है और कैपिटल D जो है ये प्रोडक्ट है और इसका जो कोएफिशिएंट है वो स्मॉल d है। अब देखना ये है कि अगर हमारे पास कोएफिशिएंट वाला कोई रिएक्शन आ जाता है तो उसके लिए हम कैसी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस रिएक्शन में 2 चीज़ें हो रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपके पास जो A और B है ये दोनों मिल रहे हैं और मिलने के बाद आपके पास C और D बन रहा है। ये इनको हम रिएक्टेंट्स कह सकते हैं, ये हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। दूसरी डायरेक्शन में आपके पास C और D जो है वो कंबाइन होती हैं अगेन और इनके मिलने से बन जाता है A और B, एंड दिस रिएक्शन इज़ कॉल्ड रिवर्स रिएक्शन। स्टूडेंट्स, हम फॉरवर्ड रिएक्शन भी निकालेंगे, उसकी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी निकालेंगे, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी निकालेंगे। वही सेम मेथड है जो हमने लास्ट हमारी वीडियो थी लॉ ऑफ मैथ सेक्शन की। ठीक है, उसी में जो स्टेप्स हमने किए थे वही स्टेप्स हमने इधर रिपीट करने हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब देखिए ज़रा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बेसिकली किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब आपके पास रिएक्टेंट्स की मिकदार ज़्यादा होगी तो फॉरवर्ड रिएक्शन भी ज़्यादा तेज़ी से हो रहा होगा। जब प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, जब इनकी मोलर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो रिवर्स रिएक्शन स्पीड से चल रहा होगा। जब रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो फॉरवर्ड रिएक्शन की जो है रेट वो इंक्रीज़ हो रहा होगा। तो मैं कह सकता हूँ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चूँकि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो इन दोनों पर डिपेंडेंट होता है, तो मैं लिख सकता हूँ A एंड B। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज़ आपने जो नोट करनी है वो ये है कि अब मैंने यहाँ पर कैपिटल A और कैपिटल B तो लिख दिया इसके अंदर, लेकिन ये स्मॉल a जो कोएफिशिएंट है ये कहाँ जाएगा। ये बात आपने हमेशा अपने माइंड के अंदर सेव कर लेनी है कि एक रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जो कोएफिशिएंट साथ लगे होते हैं, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू या इसको एक्सप्रेस करने के लिए, उसको अखज़ करने के लिए वो जो कोएफिशिएंट होता है वो उस मोलर कंसंट्रेशन की पावर बन जाता है। तो यहाँ पर जो
जो ये स्मॉल ए है ये कैपिटल ए के ऊपर यहाँ पर पावर बन जाएगा, और जो बी है ये इसकी पावर बन जाएगा। तो सिर्फ ये नई चीज़ आपने ऐड करनी है। उसके बाद रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैपिटल ए की पावर स्मॉल ए कैपिटल बी की पावर स्मॉल बी। अब हमें पता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी की को ख़त्म करूं तो इसकी जगह मुझे इज इक्वल टू लगाना पड़ेगा और साथ एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, और ये जो कांस्टेंट चूँकि फॉरवर्ड डायरेक्शन का है इसके लिए इसको मैं के एफ कह दूंगा, और साथ वाली वैल्यूज़ आप वैसे लिख देंगे कैपिटल ए की पावर स्मॉल ए एंड कैपिटल बी की पावर स्मॉल बी। तो स्टूडेंट्स इसको हमने लास्ट टाइम की तरह इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। इसी तरह हमने लिखना है स्टूडेंट्स रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन के। तो यहाँ पर स्टूडेंट सेम आ जाएगा सी की पावर स्मॉल सी एंड डी की पावर स्मॉल डी। सेम वही काम करना है जो हमने ऊपर किया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज़ इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म किया स्टूडेंट्स, इज़ इक्वल टू आ गया, साथ कांस्टेंट आएगा, चूँकि रिवर्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो ये के आर आ जाएगा, और साथ वो चीज़ें सी की पावर स्मॉल सी और डी की पावर स्मॉल डी, ये इसके साथ वैसे के वैसे आ जाएगा। स्टूडेंट्स इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। ओके, अब क्या होगा कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन भी चल रहा है रिवर्स रिएक्शन भी चल रहा है, दोनों रिएक्शन जब चल रहे होंगे स्टूडेंट्स, तो एक वक्त ऐसा आएगा जब इनके रिएक्ट करने वाले जो कंपोनेंट्स हैं जब उनकी क्वांटिटी इक्वल हो जाएगी, एंड दिस कंडीशन विल बी कॉल्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम स्टूडेंट्स इक्विलिब्रियम की हालत में क्या होता है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो स्टूडेंट्स बराबर हो जाता है रिवर्स रिएक्शन के। अब ये फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन एक दूसरे के बराबर हो चुके हैं, ठीक है। अब हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन भी मौजूद है, हमारे पास रिवर्स रिएक्शन भी मौजूद है, दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास स्टूडेंट्स मौजूद हैं। दोनों की वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं, हमारे पास जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो बराबर हो जाता है इक्विलिब्रियम की हालत में रिवर्स रिएक्शन के। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट होता है वो हमारे पास ये दर्ज है स्टूडेंट्स के एफ, इसमें आ जाएगा हमारे पास ए की पावर स्मॉल ए एंड बी की पावर स्मॉल बी। ओके, इज इक्वल टू वैसे के वैसे नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा के आर, इसकी पावर स्टूडेंट्स जो है वो सी की पावर स्मॉल सी एंड कैपिटल डी की पावर स्मॉल डी। बस आपने जो नई चीज़ हमने इस लेक्चर में ऐड की है वो सिर्फ ये बताना चाहा है, ये समझाना चाहा है कि जो कोएफिशिएंट होता है वो उस मोलर कंसंट्रेशन की पावर बन जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हमने सेम वही काम करना है, ये के आर जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है सी डी के साथ, इधर आके डिवाइड हो जाएगा के एफ से, तो के एफ ओवर के आर इज़ इक्वल टू ये सारा पोर्शन इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स प्रोडक्ट्स ऊपर आ जाएंगे सी, और क्या आपके पास डी, ये आपके पास प्रोडक्ट्स ऊपर आ जाएंगे, और आपके जो रिएक्टेंट्स हैं वो नीचे आ जाएंगे ए एंड बी। अच्छा स्टूडेंट्स, तो हमें पता है लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन का जो कांस्टेंट है और रिवर्स रिएक्शन का कांस्टेंट है, इनकी रेशो के एफ ओवर के आर ये बराबर होती है के सी के, एंड के सी इज़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक हो गया। तो इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ के सी बराबर है सी की पावर स्मॉल सी डी की पावर स्मॉल डी ओवर ए की पावर स्मॉल ए एंड बी की पावर स्मॉल बी। स्टूडेंट दिस इज़ द वैल्यू ऑफ के सी, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये हमने अखज़ करनी थी, ठीक है। अब आपकी इसी बुक के अंदर नेक्स्ट हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स एक बॉक्स के अंदर दी हुई हैं स्टूडेंट्स, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। हमारा जो जर्नल रिएक्शन की मदद से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अखज़ करना वो टॉपिक हमारा यहाँ तक था।
नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पर कुछ जो है वो एग्जांपल्स आपको लिख देता हूँ। वो एग्जांपल्स आपने अपने तौर पर उनकी जो है वो प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको ले देता हूँ, ये आप पहले लिख लें H2, ठीक है, I2 2HI, एक ये रिएक्शन है। दूसरा रिएक्शन आपके पास स्टूडेंट्स H2 N2 NH3, ओके। तो यहाँ पे आपके पास ये इसका बैलेंस कर देंगे हम लोग, ठीक है। तीसरा आपको मैं देता हूँ प्रैक्टिस के लिए 4N + 2M, ठीक है, एरोहेड 5MN। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर अब एक बात काबिल गौर है जो आपने डिस्कस करनी है स्टूडेंट्स। अब बहुत से स्टूडेंट्स जो गलती कर रहे होते हैं, जो मिस्टेक पेपर में हो रही होती है, वो आपको मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, वो आपने ज़रा गौर करनी है। अब मेरे पास एक रिएक्शन है ये वाला कि H2 I2 2HI। अब स्टूडेंट्स जब इसको स्टूडेंट्स हल कर रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं कि ये जो 2 है ना, ये वाला 2, इसको वो क्या कर देते हैं कि वो इसकी पावर बना देते हैं। 85% ये मिस्टेक एग्ज़ाम में हो रही होती है, पेपर में बच्चे कर रहे होते हैं कि उनको नहीं पता चलता कि इस रिएक्शन के अंदर कोएफिशिएंट कौन सा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि हमने किसको पावर बनाना है। अब यहाँ पे जो है वो अगर मैं आपको ये रिएक्शन लिख देता हूँ, ये अमोनिया के प्रोसेस के बनने वाला 3H2 + N2 = 2NH3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक मसला ये है, बच्चों को नहीं पता चलता कि हमने 2 को पावर बनाना है या 3 को पावर बनाना है, या यहाँ पे वो बच्चे इस 2 को पावर बना देते हैं, या यहाँ पे 2 को पावर बनाएं या 3 को पावर बनाएं। याद रखना, जो कोएफिशिएंट होता है किसी रिएक्शन का वो हमेशा उस रिएक्शन उस फार्मूले के लेफ़्ट साइड पर लिखा जाता है। दूसरी बात यह है, जो लेफ़्ट साइड पर जो काउंटिंग लिखी होगी, लेफ़्ट साइड पर जो कोएफिशिएंट मौजूद होगा उसको उठा के आपने पावर बनाना है। अब यहाँ पर देखो आपके पास H के साथ 2 भी है और 3 भी है, तो अगर आप इस रिएक्शन को सामने से देखें तो 3 आपके लेफ़्ट साइड पे आता है, 2 आपके राइट साइड पे आता है। तो मैंने आपको बताया कि जो लेफ़्ट साइड वाला कोएफिशिएंट होगा वो आपने उठा के उसकी पावर बना देना है स्टूडेंट्स। तो एक तो बात ये याद में रखिए। दूसरी चीज़ ये है कि एक और निशानी ये है कि किसी रिएक्शन के अंदर जो कोएफिशिएंट होता है वो थोड़ी सी साइज़ में थोड़ा बड़ा लिखा होता है, लेकिन जो दूसरी जो इसके साथ इसके मॉलिक्यूल लिखा होता है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, एटम लिखे होते हैं, तो वो साइज़ में थोड़ा छोटा होता है। जैसे अगर मैं 3H2 को अगर दोबारा मैं लिखूं तो इसको मैं लिखूंगा 3H और यहाँ पे छोटा सा 2। तो यहाँ पर इस तरह से आपकी जो जेन्युइन इक्वेशंस आती हैं आपको पेपर्स में, वो इस तरह से लिखी होती हैं कि 3 कैप बड़ा करके लिखा होता है, हाइड्रोजन के साथ जो 2 होता है वो बहुत छोटा लिखा होता है। तो यहाँ पर एक निशानी ये है कि आपने पावर किसे बनाना है, आपने जो कैपिटल या बड़ा साइज़ के अंदर जो बड़ी काउंटिंग लिखी होगी कोएफिशिएंट को, उसको आपने पावर बनाना है। इन चीज़ों से, इन मिस्टेक से स्टूडेंट्स आपने बचना है। बच्चे जब भी एक क्वेश्चन आता है, एक रिएक्शन दे दिया जाता है कि उसके लिए Kc की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो बच्चे हमेशा ये मिस्टेक करते हैं। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स की मिस्टेक्स देखी गई हैं, इसलिए आप सबको भी ये बताया है कि आपने पावर जो है वे कौन सी वाली काउंटिंग को पावर बनाना है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा लेक्चर एक जर्नल रिएक्शन की मदद से हमने Kc की वैल्यू स्टूडेंट्स फाइंड आउट की। उम्मीद करता हूँ आपको ये होल जो लेक्चर है वो आपको समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन इन दिस लेक्चर देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। अपनी राय से ज़रूर आगाह किया करें, ठीक है। आपकी जो राय है वो हमारे लिए बहुत क्या उसे कहते हैं भाई, हमारे लिए एक इनकरेजमेंट का ज़रिया है और हमें पता चलता है कि हम कहाँ पे कैसे किस तरह से काम कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और उसके अलावा हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आपको 9th एंड 10th की जितनी भी वीडियोस हैं केमिस्ट्री और बायो की वो आप तक इजीली
पहुँचती रहे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है स्टूडेंट्स, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।